नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूपी स्पेशल का जो आज सेशन हम करेंगे वो करेंगे उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे क्या क्या। देखिए, सबसे पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड से लेकर के जैसे कि जो पुरा पाषाण काल है, फिर मध्य पाषाण काल है, फिर नव पाषाण काल में उत्तर प्रदेश से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्लेसेस क्या हैं, वहाँ पे क्या क्या सारी चीज़ें मिली है वो देखेंगे। फिर जो चौलकोलिथिक एज है यानी ताम्र पाषाण काल है, वहाँ से उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो देखेंगे। फिर प्रोटो हिस्टोरिक जो पीरियड यानी आद्य ऐतिहासिक काल है, वहाँ पे जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस सिविलाइजेशन, आयरन एज कल्चर इन उत्तर प्रदेश, वैदिक सिविलाइजेशन, फिर इपिक पीरियड यानी जो महाकाव्य काल है, महाजनपद पीरियड, जैन और बौद्ध धर्म से रिलेटेड उत्तर प्रदेश में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ब्राह्मण धर्म है, मौर्य साम्राज्य, ठीक है, कुषाण वंश, कनिष्क, गुप्त और फिर पुष्पभूति वंश। तो यहाँ तक का पूरा जो हिस्ट्री है उत्तर प्रदेश का खास तौर पे वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होगा, पूरे सेशन कंप्लीट देखिएगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और भी यूपी स्पेशल कंप्लीट का एक पूरा सेशन हमने करके रखा है, इसकी प्लेलिस्ट जो है इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वन बाय वन सारी चीज़ों को यहाँ पे शुरू करते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास है शुरू से अभी तक का वो क्या है। तो सबसे पहले इसमें जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है यानी जो प्राग ऐतिहासिक काल है। देखिए, प्राचीन काल में गंगा के मैदान में स्थित उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वो किसके नाम से जाना जाता था पहले? तो वो मध्य देश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो मध्य देश के नाम से जो एक पूरा एरिया था वो उत्तर प्रदेश का पूरा क्षेत्र कवर करता था। देखिए, इसके बाद जो प्राचीन इतिहास का काल है उसको मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। यहाँ हमने लिखा नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, वो पहले भी आपको पता होगा। तो पहला जो होता है वो होता है प्राग ऐतिहासिक काल, जिसको कि हम पाषाण काल के नाम से जानते हैं। और वही पाषाण काल का यहाँ पे 3 डिवीजन हमने किया है, जो कि पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल है। इसके बाद भी जो प्राचीन इतिहास उसको 2 पार्ट में बांटा गया है। एक तो आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको कि कांस्य युग या हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है, और फिर उसके बाद ऐतिहासिक काल, जो कि आयरन एज जिसको हम कहते हैं। उसमें फिर वैदिक है, महाकाव्य, महाजनपद, मौर्य और गुप्त, ये सारे आते हैं। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं पाषाण काल के बारे में। तो पाषाण काल को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है पुरापाषाण काल, उसके बाद है मध्यपाषाण काल और उसके बाद है फिर नवपाषाण काल। वन बाय वन सारी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं यहाँ पे हमने नोट भी करके रखी, इनको देख लेते हैं। तो देखिए, पुरापाषाणकालीन स्थल की अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला जो है बेलन घाटी, जो कि कहाँ पे है? प्रयागराज या इलाहाबाद। उसके बाद है लोहदा नाला, जो कि सोनभद्र में है। चकिया, जो कि चंदौली में है। देखिए, भेड़ बकरियों की हड्डियों से जो बने उपकरण वो कहाँ से प्राप्त हुए? वो चौपानी मांडो से प्राप्त हुए हैं। और अस्थि से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा, ये कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये बेलन जो घाटी है या बेलन नदी की घाटी, वहां से प्राप्त हुई। तो ये इतने जो प्लेसेस हैं, बेलन घाटी, लोहदा नाला और चकिया, ये पूरा पाषाणकालीन स्थल के रूप में काफी इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के। इसके बाद अगर मध्य पाषाण काल को देखें तो इसको हम लघु पाषाण काल कहते हैं। तो इसको लघु पाषाण काल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो मतलब पाषाण काल के औजार थे वो पूरा पाषाण काल की तुलना में छोटे छोटे औजारों का प्रयोग होने लगा, इसी वजह से इसको लघु पाषाण काल भी कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख स्थल सराय नाहर राय है, महदहा है, दमदमा है, ये तीनों कहाँ? ये प्रतापगढ़ में है। और उसके बाद सुहागी घाट, ये मिर्जापुर में है। चौपानी मांडो और लेखैया, ये कहाँ है? ये प्रयागराज में है। ठीक है, अब सराय नाहर राहर से क्या क्या मिला है? तो सराय नाहर राय से स्थायी निवास मिला है और 15 शवाधान मिले, जिनका सिर किस तरफ है? वो पश्चिम की तरफ है। महदहा की बात करें तो स्त्री पुरुष के शवाधान का यहाँ पे मिला है। दमदमा से श्रृंगार उपकरण मिले हैं। चौपानी मांडो, जो कि कहाँ पे है? प्रयागराज में है, यहाँ से मृदभांड मिले, नरकंकाल मिले हैं। और लेखैया, यहाँ से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में नरकंकाल मिले हैं। कहाँ से? लेखैया से। और सुहागी घाट की गुफा जो है, यहाँ से मध्य पाषाण कालीन जो प्रमुख चित्र हैं वो सारे मिले हैं। तो मध्य पाषाण काल से रिलेटेड इतने प्लेस उत्तर प्रदेश के खासतौर पर काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर नौ पाषाण काल में देखें तो टोन्स नदी घाटी है। तो इसको खोजा था ली मेसूरियर के द्वारा, इसको खोजा गया था। और बेलन घाटी में कोल्डिहवा, महगड़ा और पंचोह, ये कहाँ है? ये प्रयागराज में है। और लहुरा देव कहाँ है? ये संत कबीर नगर में है। देखिए, कोल्डिहवा में धान की खेती के प्रमाण मिले हैं। लहुरा देव में श्रृंगार सामग्री मिली है। और महगड़ा से क्या मिला है? पशु बाड़ा मिला है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी पाषाण काल से रिलेटेड, जो कि पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, जो कि उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख प्लेसेज हैं और वहां से क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें प्राप्त हुई हैं वो सारी हमने यहाँ पे देखी हैं। चलिए, इसके बाद अब हम देखते हैं चालकोलिथिक एज के बारे में, जिसको कि हम कहते हैं ताम्र पाषाण काल। ठीक है, तो सर्वप्रथम इस काल में तांबे का ज्ञान हुआ और इसी काल में सर्वप्रथम बड़े बड़े गांवों की स्थापना हुई।
चित्रित भांडों के अवशेष इस काल से मिलते हैं। गंगा यमुना दोआब को क्या कहा जाता है? गैटिक मृदभांड संस्कृति, याद रखिएगा। और पहली बार इसकी खोज कहाँ पे हुई? तो ये बिसौली बदायूं में राजपुर परसू जो कि बिजनौर में है, इसको पहली बार यहाँ पे खोजा गया। देखिए पुरातात्विक साक्ष्य की अगर बात करें तो मेरठ से मिला, सहारनपुर से मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, बांदा है, मिर्जापुर है और खैराडीह है, नरहन जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। खैराडीह को ही भगवान परशुराम की जन्मस्थली माना जाता है, ठीक है। और ये संडवा वीर है जो कि राजपुर में है और यहाँ लोग गाँव में रहते थे और इनका जो आजीविका का साधन था वो पशुपालन और कृषि था, ठीक है। इसके बाद प्री हिस्टोरिक पीरियड में अगर आप देखें तो सबसे पहले मनुष्य ने तांबे का प्रयोग किया था और फिर बाद में कांसे का प्रयोग किया और सबसे लास्ट में क्या किया? लोहे का प्रयोग किया। और इस काल के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता जो कि सिंधु सभ्यता कहते हैं या फिर कांस्य युगीन सभ्यता जिसको कि ब्रोंज एज सिविलाइजेशन है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम देखते हैं। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन या फिर इंडस सिविलाइजेशन, तो ब्रोंज एज सिविलाइजेशन इसको कहा जाता है। 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। आलमगीरपुर मेरठ, बड़ा गांव और हुलास जो कि कहाँ पे है? सहारनपुर में है, यहाँ से। देखिए आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में इसकी खोज की थी और यहाँ से कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। इसके बाद मानपुरा जो कि बुलंदशहर है, मांडी कैराना कहाँ है? मुजफ्फरनगर में, सनौली बागपत में। यहाँ से 3 नर कंकाल मिले हैं। इनकी लंबाई 5 फुट 4 इंच है और हाथों में इनके तांबे के कड़े हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आयरन एज कल्चर देखें उत्तर प्रदेश का तो अहिछत्र है, हस्तिनापुर है, अतरंजी खेड़ा है, मथुरा है, श्रावस्ती है, कंपिल्य है। यहाँ से बर्तन मिले हैं जो कि चित्रित धूसर मृदभांड और फिर गैरिक मृदभांड के हैं। अतरंजी खेड़ा जो कि एटा में है, ये काली नदी के तट पर है। धातु शोधन की भट्टी यहाँ से मिली है और गेहूं जौ के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद अगर आप वैदिक सिविलाइजेशन में देखेंगे कि जो वैदिक सिविलाइजेशन था वो 1500 बीसी से लेकर 750 बीसी तक का था। तो ये आर्यों द्वारा स्थापित किया गया ग्रामीण सभ्यता थी और इनकी भाषा कैसी थी? तो वो संस्कृत थी। इसको मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी और उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का इनका पूरा टाइम पीरियड रहता है। और ऋग्वैदिक काल का जो अगर प्रमुख स्रोत कहें तो ऋग्वैदिक संहिता है, ठीक है। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें इसका पूरा स्रोत यही मिलता है और ये पंजाब और सिंधु के किनारे के आसपास का पूरा डिटेल था। उत्तर वैदिक काल में अगर आप देखें तो वर्तमान उत्तर प्रदेश में सरस्वती नदी से लेकर गंगा नदी के दोआब तक का ये पूरा पार्ट हुआ और कुरु पांचाल जैसे विशाल राज्य की यहाँ पे स्थापना हुई। कुरु की राजधानी आसंती वन था जो कि मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर का क्षेत्र था और पांचाल की राजधानी कंपिल जो कि बरेली, बदायूं और फरुखाबाद का पूरा क्षेत्र था। पहली बार कौशाम्बी नगर में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया, ठीक है। ये वैदिक पीरियड की बात है। इसके बाद अगर आप एपिक पीरियड में देखें यानी महाकाव्य काल में, तो महाकाव्य काल में मेनली दो जो ग्रंथ हैं या जो दो महाकाव्य हैं वो है एक रामायण, एक महाभारत। तो रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की बिठूर में और ये एक इसको आदि काव्य भी कहा जाता है। 24,000 श्लोक हैं इसमें, इसीलिए इसको चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की। कुरुवंश, ये मेनली हस्तिनापुर की जो कथा है वो सारी दी गई है। इसका पुराना नाम जय संहिता था और 1 लाख से अधिक इसमें श्लोक हैं, इसी वजह से इसको सत सहस्त्र संहिता के नाम से भी जाना जाता है। तो एपिक काल में यानी जो महाकाव्य काल में उत्तर प्रदेश का क्या रोल है वो देखा हमने। अब हम देखते हैं महाजनपद पीरियड में उत्तर प्रदेश का मेनली क्या रोल रहा है या प्रीवियस हिस्ट्री क्या रही। तो अंगुत्तर निकाय से इसके बारे में जानकारी मिलती है कि 6वीं शताब्दी में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में विभाजित था, जिसमें से 8 महाजनपद कहाँ थे? उत्तर प्रदेश में थे। कौन कौन थे और वो कौन कौन सी उनकी राजधानियां थी और कौन कौन उनका क्षेत्र था वो देखते हैं। तो पांचाल की राजधानी अहिछत्र या कंपिल जो कि बरेली, बदायूं, फरुखाबाद का पूरा क्षेत्र था। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर का पूरा क्षेत्र था। वत्स राजधानी कौशाम्बी या प्रयागराज, तो प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र पूरा। सूरसेन जो कि मथुरा, तो मथुरा के आसपास का पूरा क्षेत्र। कौशल जो महाजनपद था, साकेत या श्रावस्ती इसकी राजधानी, अवध के आसपास का पूरा क्षेत्र। मल की राजधानी कुशीनगर जो कि कुशीनगर या देवरिया। काशी की राजधानी वाराणसी, ये भी वाराणसी के आसपास का पूरा क्षेत्र। और चेदी यानी शक्तिमती जो कि बांदा के आसपास का पूरा क्षेत्र पड़ता था। ये जो है 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में मिले हैं। इनके नाम याद रखिएगा, इनकी राजधानी याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है मैच करने के लिए। चलिए इसके बाद अब देखते हैं जैन और बौद्ध धर्म के बारे में। तो जैन धर्म के जो संस्थापक ऋषभ देव हैं, ये पहले तीर्थंकर हैं और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हैं और ये काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। और जो अश्वसेन थे ये किस वंश के थे? ये इक्ष्वाकु वंश के थे। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत का प्रतिपादन किया। पहला सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। मेनली 3 प्लेसेस काफी इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के, श्रावस्ती, अयोध्या और वाराणसी। तो श्रावस्ती तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ
से रिलेटेड है, जहाँ की सोमनाथ मंदिर भी है। और अयोध्या जो प्रथम तीर्थंकर हैं, दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ की जन्मस्थली मानी जाती है। और वाराणसी जो है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की जन्मस्थली मानी जाती है। बाकी 24वें तीर्थंकर महावीर के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। तो ये जैन धर्म के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें थी। इसके बाद अब हम देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें। देखिए, भगवान बुद्ध, इसके संस्थापक, लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ 563 बीसी में। कपिलवस्तु जो कि सिद्धार्थनगर के पास है या सिद्धार्थनगर में है, और इनके पिता जो थे शाक्य गणराज्य के राजा थे। कुशीनगर जो कि मल्लों की राजधानी थी, 483 बीसी में इनको महापरिनिर्वाण या इनकी मृत्यु हुई। उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्यादातर जीवन अपना यहीं बिताया। बौद्ध काल के प्रमुख नगर कौन कौन से हैं? तो काशी है, कौशाम्बी है, मथुरा है, साकेत है, श्रावस्ती है, हस्तिनापुर है और अहिछत्र है। पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिया, जो कि वाराणसी में है, और सर्वाधिक उपदेश गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती में दिया। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म के बारे में महत्वपूर्ण चीजें थी। इसके बाद अगर ब्राह्मण धर्म देखें तो सोंख एक जगह है मथुरा में, वहां से कुषाणकालीन मंदिर मिले हैं, और मथुरा को भारतीय मूर्ति कला का जन्म स्थान माना जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर आप मौर्य साम्राज्य में देखें, जिसका कि संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, 322 बीसी, सारनाथ का लघु स्तंभ लेख, जो कि 4 सिंहों वाला स्तंभ है, इसी को नेशनल एम्बलम लिया गया है भारत में। और कुछ प्रमुख स्तंभ लेख हैं, देख लेते हैं। तो टोपरा का स्तंभ लेख, जो कि खिजाबाद सहारनपुर में है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया। मेरठ का स्तंभ लेख, जो कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया। सहगौरा ताम्रपत्र, जो कि गोरखपुर में है, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। और मौर्य काल में अकाल के बारे में सहगौरा ताम्रपत्र से जानकारी मिलती है। कौशाम्बी का स्तंभ लेख, जो कि रानी का स्तंभ लेख भी इसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त द्वारा कौशाम्बी से प्रयागराज लाया गया। अहिरौरा मिर्जापुर का जो लघु शिलालेख है, वो अशोक ने मतलब बौद्ध धर्म को अपनाया या बौद्ध धर्म अपनाएगा, इसके बारे में डिटेल अहिरौरा के मिर्जापुर अभिलेख से मिलती है। तो ये मौर्य वंश के बारे में महत्वपूर्ण चीजें थी। इसके बाद हम कुषाण डायनेस्टी के बारे में देखते हैं महत्वपूर्ण चीजें। तो कुजल कडफिसस ये पहला शासक, और बिम कडफिसस ये वास्तविक शासक। किसका? कुषाण वंश का। सोने के सिक्के सर्वप्रथम इन्होंने ही चलाए, और जो कि कहाँ से प्राप्त हुए? जो मथुरा से प्राप्त हुए हैं। कनिष्क काफी इंपॉर्टेंट। तो शक संवत की शुरुआत 78 एडी में कनिष्क ने ही करी। और कनिष्क के टाइम में कला की 2 शैलियां विकसित हुई, एक तो गांधार कला शैली, दूसरा मथुरा कला शैली। देखिए, मथुरा जो है वो कुषाणों की दूसरी राजधानी थी, और कुषाणकालीन सिक्के, अभिलेख, मूर्तियां वो सारी यहीं से प्राप्त हुई हैं। इसके बाद गुप्त वंश, श्रीगुप्त संस्थापक, 275 एडी, प्रयागराज के निकट कौशाम्बी में इनका उदय हुआ। भीतरगांव जो कि कानपुर में है, भीतरी गाजीपुर, देवगढ़ जो कि ललितपुर में है, यहाँ से गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बिलसड़ अभिलेख एटा का है। गढ़वा के 2 शिलालेख प्रयागराज के। करमगंडा अभिलेख या अयोध्या। मथुरा शिलालेख जो कि मथुरा, और भीतरी स्तंभलेख ये गाजीपुर से रिलेटेड है। तो ये गुप्त वंश के बारे में महत्वपूर्ण चीजें थी। इसके बाद पुष्पभूति वंश। तो पुष्पभूति ने इसकी स्थापना 275 एडी में की, और हर्षवर्धन 606 से लेकर 647 एडी, काफी इंपॉर्टेंट है। तो थानेश्वर के स्थान पर इन्हें कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, और समृद्धि के कारण इसको महोदय श्री के नाम से जाना जाता था। ह्वेनसांग ने इसका वर्णन अपनी बुक में किया है। और हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में ही 2 बौद्ध सम्मेलन हुए, एक कन्नौज में हुआ, एक कहाँ हुआ? प्रयागराज में हुआ। तो ये उत्तर प्रदेश की जो हिस्ट्री के बारे में, या उत्तर प्रदेश की एंशियंट हिस्ट्री के बारे में महत्वपूर्ण चीजें जो हमने देखी, वो यहाँ पे हमने देखी। देखिए, आप इतना सब पूरा कर लेंगे, इसके बाद आप लास्ट ईयर के प्रश्न उठा के बैठेंगे, तो आपके लगभग जो भी प्रश्न होंगे वो सारे होते चले जाएंगे। मैं आपको कुछ प्रश्न बता दूं। जैसे प्रश्न इसमें ऐसे पूछा गया कि गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री निम्न में से किसे प्रतिबंधित करती है? तो वो वैदिक संस्कृति, हड़प्पा, गुप्तकालीन, या फिर मौर्य। तो सिंपल प्रश्न है, हड़प्पा सिविलाइजेशन से ये रिलेटेड है। ऐसे ही एक यूपीपीसीएस 2018 में प्रश्न पूछा गया था, मथुरा कला किस काल में अपने शीर्ष पर था? तो जाहिर सी बात है, कुषाण पीरियड में था। गुप्तकालीन पक्की ईंटों से बना जो भीतरगांव का मंदिर है वो कहाँ है? और जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ मुख्यतः किस? ऐसे मतलब छोटे छोटे प्रश्न जो हमने सारे यहाँ पे डिस्कस किए हैं, वो सारे लगभग जो प्रश्न हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। बाकी वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, दूसरों को शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।